क्योंकि यहाँ पर खुद कुछ धमाका हुआ है, इसलिए हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो हुकूमत जो है मुआशी बहरान हो उसको भी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है सियासी तौर पर कि जनाब मुल्क की मुईशत इतनी खराब हो चुकी है कि इलेक्शन में जाएंगे तो और नुकसान होगा, और जनाब दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि अगर इलेक्शन हुए तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। अगर वो इतना सूदमंद काम होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को वोट न मिलता और 80% 90% सीट्स कभी ना जीत सकते। अब ये ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन यकीनन लोग अब बाखूबी वाकिफ हैं। ग्राउंड रियलिटीज तो इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर तरह से काम होना चाहिए था तो ग्राफ कम होना चाहिए था, लेकिन जैसा आपने बताया कि ग्राफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज मिसिंग है जो होनी चाहिए, की वजह से ग्राफ कम होना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे आई थिंक थोड़ा सा कम काम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, मुल्की सियासत का निचोड़ मौजूदा ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से PDM पर नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए दबाव बढ़ाने के लिए पंजाब और KP असम्बलियाँ तोड़ने के मुसलसल ऐलानात के बावजूद आईनी, कानूनी और सियासी वजूहात की वजह से ताहाल ऐसा नहीं हो पाया। मगर इसके बावजूद PTI पुरएतमाद है कि आइंदा चंद रोज में परवेज इलाही 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेकर पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे, जिसके बाद KP की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। इस मामले पर परवेज इलाही और PTI एक पेज पर मौजूद नजर आ रहे हैं और एक जानिब पंजाब में सियासी बहरान ताहाल बरकरार है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 31 दिसंबर को होने वाले इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने के फैसले ने भी मुल्क की सियासत में मजीद गर्मा गर्मी पैदा कर दी है। तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर रद्देअमल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ही फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करके इत्तेहादी हुकूमत की मुआवनत की है। जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात से भाग रही है, इसी तरह इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह से इस्लामाबाद के इंतखाबात से भी भागा जाए। सियासी सूरत हाल से हटकर अगर हम मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ा बयान दिया। खिताब के दौरान कहा कि जब मैंने हलफ उठाया तो मुझे इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान की मैशत इतनी ज़्यादा तबाह हो चुकी है और पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, लेकिन मखलूत हुकूमत की काविशें हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। तो प्रोग्राम के ओपनिंग पॉइंट का आगाज़ हम इस सवाल से करेंगे कि अब वाकई पाकिस्तान की मुआशी हालात इतने बेहतर हो चुके हैं कि दिवालिया नहीं होगा जैसे वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं। क्या इमरान खान के ऐलानात के बरक्स PDM पंजाब असम्बली को तोड़ने से बचा पाएगी? क्या बल्दियाती इंतखाबात के मुलतवी होने की असल वजह इमरान खान की मकबूलियत है, जिससे विफाकी हुकूमत समेत तमाम इत्तेहादी खौफ का शिकार है? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें सीनियर एनालिस्ट सिद्दीक जान ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि इमरान खान ने कहा है 11 जनवरी से पहले असम्बलियाँ हम तहलील कर देंगे एतमाद का वोट लेने के बाद। बड़े कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि भी अप्रैल तक उनको इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। कैसे इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं इमरान खान? देखें, दो तरह की चीज़ें हैं। एक मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि उनको अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि कबल वक्त इंतखाबात होंगे, अप्रैल में उनको इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों इमरान खान साहब के बयानात हैं। अब इन मुख्तलिफ बयानात की वजह क्या है? इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है? जब इमरान खान साहब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हैं तो उनको ये लगता है, उनको ये 1000% यकीन है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान की मुआशी हालात देखते हैं, जब सियासी हालात देखते हैं, जब आइनी और कानूनी बहरान देखते हैं, जब गैर यकीनी की सूरत हाल देखते हैं, जब बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है मीडिया तो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। ज़ाहिर है हम बहुत सी चीज़ें इसलिए भी रिपोर्ट नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही दिखाई जाए वो कि किस हद तक पाकिस्तान के हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम मीडिया पे नहीं दिखाएंगे तो वहाँ के बलूचिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ ठीक हो जाएंगे और बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। बलूचिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। इसी तरह से आप बॉर्डर की सूरत हाल देख लें अफगानिस्तान के साथ, वो आपके सामने है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात आपके सामने हैं। इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हो गया, बल्कि इस्लामाबाद के खुद कुछ धमाके को वफाकी हुकूमत ने अपने हक़ में दलील के तौर पर इस्तेमाल किया है कि क्योंकि यहाँ पर खुद कुछ धमाका हुआ है और खुद कुछ हमलावर आए हुए हैं, किसी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है, इसलिए हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो हुकूमत जो है वो मुआशी बहरान हो उसको भी अपने लिए इस्तेमाल कर रही है सियासी तौर पर कि जनाब मुल्क की मुईशत इतनी खराब हो चुकी है कि इलेक्शन में जाएंगे तो और नुकसान होगा, और जनाब दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है कि अगर इलेक्शन हुए तो पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। तो इस वक्त ये वो हुकूमत है जिसका एक ही टारगेट था और है
अपनी करप्शन लूट मार को खत्म करो, आइंदा के लिए कवानीन को तब्दील करो, इलेक्शन से अपने आप को बचाओ, अवाम में जाने से बचाओ, इस्टेब्लिशमेंट के डंडे पर बैठ के इक्तदार चलाओ और इस्टेब्लिशमेंट के डंडे से दोबारा इक्तदार लो। इसके अलावा इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनको पता है कि जिस दिन अवाम में गए, अवाम के साथ जो उन्होंने पिछले 10 साल में कर छोड़ा है, अवाम वोट की पर्ची से इनसे बदला लेंगे। ये जो लॉजिक पेश की गई है कि भाई वहां पर दहशतगर्दी का खतरा है इसलिए बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकते, ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है। आप ये देखिए कि वहां पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है और 5 दिन पहले आपने यूसीस की बात करके अब इस सारे मामले को टालने की कोशिश की है कि नहीं हल्का बंदियां होंगी और अब इलेक्शन कमीशन को अपने ही फैसले से हटना पड़ा है। मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन पंजाब में अभी जो कुछ हो रहा है मैं चाहूंगी उस पर अगर आप हमें अंदर की खबर दें कि पंजाब में भी क्या सूरत हाल है, कोई जोड़ तोड़ कोई कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने कहा 11 जनवरी से पहले असेंबलियां तो तोड़नी है एतमाद का वोट लेके। देखें 11 से पहले तो असेंबली नहीं टूट सकेगी। उसकी एक कानूनी उसमें पेचीदगी ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ लाई, वो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद वो ये एफिडेविट दे चुके हैं, बयान हल्फी दे चुके हैं इस लाहौर हाई कोर्ट में कि अगली समात तक वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में ये ज़रूर लिखा है कि अगर चौधरी परवेज़ लाई अपने तौर पर एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन असम्बलियों की तहलील के हवाले से वो लिख के दे चुके हैं कि असम्बली 11 से पहले वो तहलील नहीं करेंगे, इसलिए 11 से पहले असम्बली तो तहलील नहीं होगी। हाँ, एतमाद का वोट वो लेते हैं नहीं लेते ये उन्होंने फैसला करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं दोनों चीज़ों को जोड़ के, जो मैं पहले बात कर रहा था और अब जो आपका सवाल है, देखें इमरान खान ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक उनको यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के अलावा हल नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है, नंबर गेम ये है कि चौधरी परवेज़ लाई के पास नंबर गेम पूरी है, ये तो हैं फैक्ट्स, ये है तो आइन और कानून के मुताबिक बात, ये है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हमारे यहाँ जंगल का कानून चल रहा है, तो जंगल के कानून के मुताबिक यही है कि जनाब मुल्क टूटता है, खुदा न खास्ता टूट जाए, मुल्क तबाह होता है हो जाए, बर्बाद होता है हो जाए, बुनियादें खोखली हो जाए, अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन हमने नहीं करवाना, यह है जंगल का कानून। और ये दूसरी तरफ पंजाब में कि जनाब नंबर गेम तो परवेज़ लाई के पास है, लेकिन बंदे एब्सटेन कर देंगे पीटीआई के, उनको खरीदा जाएगा और उनको अभी तक तो ये नहीं खरीद सके। ये दोनों जगहों पर किरदार मुख्तदर हलकों का है, हुकूमत का नहीं है, सियासी कुव्वतों का नहीं है। इलेक्शन का फैसला भी उन्होंने करना है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सियासी तौर पर इतनी वक़्त ही नहीं है कि वो इलेक्शन में जाने का फैसला करें। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि ये हुकूमत अवामी मैंडेट से आई है, किसी को लगता है कि ये आइन और कानून के मुताबिक आई है, किसी को लगता है कि ये अपने बलबोते पर चल रही है, किसी को लगता है कि ये अपने पांव पर ये हुकूमत खड़ी है, तो उसको चाहिए कि वो जाके किसी सिद्दीक जैसे कि आपने मुख्तलिफ हलकों की बात की है, अपने दिमाग का इलाज करवाए। तो मैं चाहूंगी कि अभी बिलावल ने बयान दिया है और बिलावल की जानिब से कहा गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे या फिर मुल्क के इदारे आपकी टाइगर फोर्स बन के आपकी मदद करें और मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं और जमहूरियत को खत्म किया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं, आइन हम नहीं तोड़ेंगे। देखें बिलावल साहब के ये सारे बयानात आप के पास महफूज हैं, आप कुछ अर्सा गुजरने दें, जब कोई किताब लिखेगा या जब कोई इंटरव्यू देगा तो आपको पता चलेगा कि तहरीक अदम एतमाद आने से पहले, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो बहुत आमरीत के और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े मुखालिफ बयानात देते हैं, आप देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के किन दो किरदारों ने कितनी मुलाकातें की बिलावल से, कहाँ जाकर ये उनसे मिलते थे, किस गाड़ी में जाकर मिलते थे, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। फिर आपको पता चलेगा कि टीवी पे ये क्या कह रहे थे, असल में क्या था। क्या आज ये जो हुकूमत चल रही है अपने पांव पर खड़ी है, क्या ये अपने बलबोते पर खड़ी है? बच्चा बच्चा जानता है इस हुकूमत को किस तरह से मुसल्लत रखा गया है, कैसे मुसल्लत रखा जा रहा है। इनके इत्तेहादी जो नाराज़ होते हैं उनके जनाब एमके वाले से पूछें, वो कहते हैं हम इनसे अलग होने की बात करते हैं, हमारी कोई लाश बरामद हो जाती है, कोई बंदा लापता हो जाता है, तो कौन है भाई जो लापता करता है? कि जनाब शहबाज शरीफ को आपने नहीं छोड़ना, शहबाज शरीफ के इक़्तिदार से बिस्तर से आपने नहीं उतरना, इनके साथ आपने इनके इक़्तिदार के बिस्तर के ऊपर आपने लेटे रहना है। तो बात यह है कि ये हुकूमत जब तक मुसल्लत रखी जाएगी पाकिस्तान का नुकसान होगा, अवाम का नुकसान होगा। इनको लाने वाले, इनको मुसल्लत रखने वालों को पता नहीं क्या फायदा हो रहा है, ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है। लेकिन अवाम आप देख लें इस वक्त जो बिजली के बिल हैं, एक घर वाला बिजली का बिल नहीं दे सकता, दुकानदार नहीं दे सकता, ताजर नहीं दे सकता, इंडस्ट्री नहीं सकती। आप सिद्दीक रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। सो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वासिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 11 जनवरी तक अदालत का हुक्म है कि असेंबलियां नहीं तोड़ी जाएंगी, उसके बाद ही जो कार्रवाई होगी वो होगी। तो फिर किस तरह कहा जा रहा है कि 11 जनवरी से पहले हम एतमाद का वोट लेके असेंबलियां तोड़ देंगे? देखिए शर्त ये लगाई गई है, जो शर्त रखी गई है वो ये रखी गई है कि भाई आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बगैर मत तोड़े, क्योंकि अपोजिशन
अपने बाजू माना चाहती है, अपने खाट को माना चाहती है, वो मकबूलियत का तोड़ने का हमारा जॉब, तो फिर उसके बाद तोड़ सकते हैं। वासिक साहब, आपकी आवाज़ मुझे कुछ सही से आ नहीं रही, हम आपसे फिर से रब्ता करने की कोशिश करते ताकि आपकी बात हमें समझ आए। मैं आपसे फिर से रब्ता करती हूँ। मैं सिद्दीक आपकी तरफ वापस आऊँगी। मुझे ये बताएगा, क्या अब भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि राब्ते किए जा रहे हैं, ऑफर्स हो रही हैं? मैं इस पे बात करूँगी आपसे। वासिक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या फरमा रहे थे इस हवाले से? गई है असम्बलियां मत तोड़े, जबकि जो जी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने जब भी ले ली तो हमारे लिए शर्त है वो पूरी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शर्त पूरी हो गई तो फिर हम असेंबलियां तोड़ सकते हैं। मुझे ये बताएगा, अभी कौन कौन से अरकान हैं जिनसे राब्ता किया जा रहा है या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं? आप तक भी इत्तलात पहुंची होंगी? इत्तलात है सारी है। पहले तो मंडी लगी थी, असेंबली की बाखूबी वाकिफ है, नेशनल भी लगी थी, प्रोविंशियल में भी लगी थी। बहरहाल अगर वो इतना सूदमंद काम होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को वोट ना मिलता और 80% 90% सीट्स कभी ना जीत सकते। अब ये ड्रामेबाजी चल रही है, लेकिन यकीनन लोग अब बाखूबी वाकिफ हैं कि अगर हमने कोई सौदा कर ही लिया घेरे में तो उसका हिसाब अवाम दिन की रोशनी में ले लेगी, जैसे अभी बाई इलेक्शन। सही। अच्छा वासिक साहब, आप लोग को क्या समझ आ रही है? क्योंकि कुछ कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जब तक मुक्तदिर हल्के कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक मुमकिन ही नहीं है कि हमजा शहबाज जो हैं वो शेरवानी पहने। बोला कुव्वत इल्लाह। ओके, किस बात की शेरवानी पहने? ये हरकतें कर करके आज अपने नेशनल पे हमें बता देना कि फेडरल में आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं। गवर्नमेंट पे बिठाना नहीं है बल्कि मुल्क भी तो चलाना है। तो अगर गवर्नमेंट में बिठाने सिर्फ मकसूद था तो आज मुल्क की इकोनॉमी बात क्यों है फिर? और अगर आप मजीद इस बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, सलमान बिठाएं, नवाज शरीफ को वापिस आए, जिसका जो दिल करता है कहे, फिर साथ खिलवाड़ी है, फिर कहे तो दिल कसरत राय के साथ आते हैं, घूमते आते उनको इलेक्शन चलेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट जाके तो और गिरता है इससे। और आपका अगर अगस्त हाउस को तक जाएंगे और उसकी मॉरल चलाएंगे तो कैसे मुल्क तरक्की को लिया है तो बता दें। ठीक है, वासिक साहब आप मेरे साथ रहिएगा। सिद्दीक, आप क्या कहते हैं, जरदारी साहब की इन्वॉल्वमेंट क्या अभी भी है? क्या वो सरगर्म है या फिर अब वो उस तरीके से नजर नहीं आ रहे? जिस तरह कल बिलावल ने खिताब किया वो कुछ अलग खुद को कर रहे थे सारे मामलात से या फिर मौजूदा हुकूमत से? देखें, जरदारी साहब पंजाब जो आए थे वो नहीं तोड़ सके तहरीक इंसाफ के MPS को। तहरीक इंसाफ के MPS को अब एक ही तरह से तोड़ा जा सकता है और वो है जिस तरह से माजी में तहरीक इंसाफ के MPS को MNS को तोड़ा गया था, उनकी फाइलें दिखाई गई थी, उनकी वीडियोस दिखाई गई थी, उनकी ऑडियो सुनाई गई थी, तो उस तरह से तोड़ा जा सकता है। यानी कुछ लोग तो पैसे पे बिक सकते हैं, लेकिन अब मसला यह है कि जो पैसे लेके बिकेगा भी तो उसको नज़र आ रहा है कि 17 जुलाई को लोटों के साथ क्या हुआ, नून लीग के साथ क्या हुआ। नून लीग खुद कहती है कि हमने लोटों को टिकट देकर गलत किया तो हम अगले इलेक्शन में लोटों को टिकट नहीं देंगे। जो पहले 25 लोटे हैं पंजाब असम्बली में वो इस वक्त नवाज शरीफ के कंधे के ऊपर बोझ बने हुए हैं कि इनका क्या करना है, उनको उन्होंने टिकट देने नहीं है। तो और कौन लोटा बनेगा जिनको पता है कि हम लोटे बनेंगे तो ना हम जीतेंगे ना हमें आगे नून लीग टिकट देगी। कौमी असम्बली वाले लोटों का मुस्तकबिल अभी तक कोई पता नहीं है कि उनको कौन सी पार्टी टिकट देगी। PTI ने देना नहीं है। नून लीग के अपने वहाँ से लोग जो हैं वो तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं, तो इसलिए कोई भी लोटा नहीं बनेगा। हाँ, अगर मुख्तदर हल्के एक्टिव होते हैं, वो पहले से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वो खुलकर सामने आते हैं, वो वही वीडियोज़ ऑडियोज़ वही जो एक सेट पैटर्न है, फाइल दिखाओ, वीडियो दिखाओ, ऑडियो दिखाओ, केस चलाओ, गिरफ्तारी के ऊपर धमकाओ, इस तरह से तो कितने एक लोग तोड़ लेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस वक्त 10 MPS तोड़ने हैं। जो एब्सटेन करें, जो एब्सटेन करेगा वो D सीट होगा,
डी सीट होगा। कौन इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि इमरान खान को छोड़ के नून लीग की कश्ती में जाकर बैठ जाए, जिनकी कश्ती वैसे डूब रही है, जो बल्दियाती इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। आपने देखा किस तरह से, ठीक है, वो तो मोनिस इलाही ने भी कहा है कि जो छोड़ के जाएगा या फिर ऐसे करेगा डी सीट तो होगा, लेकिन उसको आगे फिर टिकट भी पीटीआई का नहीं मिलेगा। मैं आखिर में वासिक साहब आपसे ही जानना चाहूंगी, गवर्नर साहब का जो बयान आया कि कोशिश है कि पंजाब में बात गवर्नर राज तक ना पहुंचे, उस पर आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगी मैं। अनोखा लाडला मांगे चांद, कौन सा गवर्नर राज, किस बात का गवर्नर राज? क्या इमरजेंसी है पंजाब में? बयान तो कर दें। पहले भी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से असम्बली भेजेगी और फिर क्या हुआ, कोर्ट ने फैसला दे दिया ना, फिर सारे बहाल हो गए, ऑर्डर निकाला रात को जन्नत में 12 बजे। मैं ये चाहूंगा कि आईनी हदूद के अंदर रह के हम सब भी अपने अपने काम को करेंगे तो मुल्क की बका है। ये जो आपकी असम्बलीज हैं, पार्लियामान है, उनकी बका है। तो मेरे नज़दीक कोई ऐसी बात है ही नहीं जिसके ऊपर ये लग सके गवर्नर, कोई बात ही नहीं। दूसरे दिन उठा के फेंकना है इनको कोर्ट ने दोबारा पाए। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई पॉइंट है गवर्नर राज में। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासिक साहब। और सिद्दीक, आपको क्या समझ आ रही है, क्रिएट सेटअप की बातें अब होना शुरू हो गई, जिसको अब पीटीआई कह रही है कि साजिश की उन्हें बू आ रही है। आप जुड़वा शहरों में मौजूद हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? देखें, इस्लामाबाद की खबर तो हमारे पास है, लेकिन पिंडी का कुछ नहीं कहा जा सकता। जुड़वा शहरों की आपने बात की, दुरुस्त कहा आपने, क्योंकि इस्लामाबाद की तो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमने इक़्तिदार से चिमटे रहना है। पिंडी को वो कह रहे हैं हमें मुसल्लत रखो, जैसे आप हमें लाए थे ऐसे हमें अपनी गोद में बिठाए रखें, हमें मुसल्लत रखें, मुल्क जो इसकी कीमत अदा करता है करने दें, आवाम को जो होता है होने दें, लेकिन हमें आपने नहीं हटाना। अच्छा, अब ये पिंडी ने फैसला करना है कि उन्होंने जो है वो वाकई न्यूट्रल होकर और इनको सियासी तौर पर गिरने देना है या नहीं गिरने देना। और ये जो टेक्नोक्रेट्स वाली बात है, ये भी एक नया मंजन बेचा जा रहा है शहर इक़्तिदार में कि जनाब इलेक्शन हल नहीं है, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, सारे मिल बैठें, ये होगा वो होगा। सिर्फ इसका मकसद एक ही है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है और मौजूदा हुकूमत को मजीद एनआरओ देना है, इलेक्शन में जाने से बचाना है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी बका सिर्फ और सिर्फ जो इनको लाए थे उन्हीं की गोद में बैठकर इनकी बका है। इनको पता है कि अगर ये अवाम में जाएंगे, अवाम सियासी तौर पर नशर करेगी, शिकस्त का खौफ है जिसकी वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उसमें कुछ चीज़ें बदल जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक जान, आप मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और भी बहुत सी अहम खबरें जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बोल अवाम आगाही में आज हम बात करेंगे दौरे हाजिर के सबसे बड़े अलमिये की, जो कि है मनशियात की लानत। इस लत में मुलव्वस अफराद नशे में धुत होकर सड़कों पर, चौराहों पर, बाजारों में बेसुध पड़े रहते हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी इस दलदल में धंसती चली जा रही है। इस इफरीत में मुब्तला होने की वजह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि हमअसरों और दोस्तों को देखकर दिल में अंगड़ाई लेने वाला जज्बा इश्तियाक है, जो नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनकी जिंदगी को तारीक और अंधेरों में, उसकी जवानी को रफ्ता रफ्ता खोखला करता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 76 लाख से ज़ायद मनशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, जिनमें 76% मर्द हैं और 22% ख़वातीन भी शामिल हैं। इस तादाद में सालाना 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। मनशियात के आदी हर साल बड़ी तादाद में एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मनशियात के खिलाफ लगभग 24 एजेंसियां और इदारे होने के बावजूद ये जहर मुआशरे की रगों से अब तक जुड़ा हुआ है, सरायत करता जा रहा है और अब हर मैदान, हर गली, हर कूचा, हर सड़क, महल्ला और बस्ती में मनशियात के आदी अफराद बेहोश और हवास पड़े नजर आते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो मुआशरे से मनशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए एंटी नार्कोटिक्स को मजीद फाल बनाए, इस घिनौने धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन ज़मीर फरोशों को निशान इबरत बनाए। इसके अलावा नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों से मुतालिक तरगीब देकर उन्हें इस लत में मुब्तला होने से बिल्कुल बचाया जा सकता है। दुख होता है कि एक माँ किस तरह अपने बच्चे की परवरिश करती है, अपनी रातों की नींदों को ख़राब करती ताकि वो एक तनावर दरख्त बने और ज़माने के नशेबो फराज का मुकाबला कर सके। और जब वही बच्चा नशे की लत में मुब्तला हो जाए तो हमें इतना दुख होता है देखकर एक माँ पर क्या गुजरती होगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें अली रऊफ साहब ने ज्वाइन किया, जो कि एक डायरेक्टर है एक रिहैब सेंटर के। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितना फ़र्क देखा है पहले में और अब में। रऊफ साहब, कितनी बड़ी तादाद में आपके पास ये ड्रग जो यूज़ करते हैं वो अफराद आ रहे हैं और ये इजाफा तो आई थिंक सो होशरुबा होता जा रहा है वक्त के साथ साथ?
जी जी, जैसा कि आपने बताया कि 5 लाख लोगों का हर साल इजाफा होता जा रहा है, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, कि हमारे जो ज़्यादातर यूथ है वो सारा नशे की तरफ उनका रुझान जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे पास भी बहुत ज़्यादा तादाद आ रही है लोगों की ट्रीटमेंट कराने के लिए, और हम कोशिश करेंगे जितना हम कैपेसिटी जितनी हमारी है हम अपना हिस्सा उसके अंदर डाल सकें। तो रऊफ साहब, गवर्नमेंट लेवल पर इस हवाले से क्या किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज तो इतनी कोई खास अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह से काम होना चाहिए था तो ग्राफ कम होना चाहिए था, लेकिन जैसा आपने बताया कि ग्राफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है जो होनी चाहिए, इसकी वजह से ग्राफ कम होना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे आई थिंक थोड़ा सा कम काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे थोड़ा सा कम चीज़ें आ रही हैं, जिसकी वजह से तादाद बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। और थोड़ा टाइम पहले एक रिपोर्ट भी थी, अगर याद हो तो कराची में सेकंड नंबर आया था चर्च पीने के हवाले से, तो ये भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी इस रिपोर्ट को देख के। तो अली साहब, आप लोगों के पास डेली बेसिस पे कितने ऐसे ड्रगीज आते हैं जिनको कि आप लोग एडमिट करते हैं अपने पास और उनका इलाज किया जाता है? जी काफी सारे आते हैं, कभी 5 कभी 10, डिपेंड करता है कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं ट्रीटमेंट। ये भी बड़ा मसला है कि ट्रीटमेंट अफोर्ड करना भी लोगों के लिए आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया है। तो काफी सारे लोग आते हैं, ज्यादातर लोग आते हैं कि मतलब क्या बताऊं, बहुत 10-15। मैं आपसे वो फर्क जानना चाह रही हूँ कि पहले कितने आते थे, मतलब दिन में 1, 2, 3, 4, और अब 10, 15 बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बढ़ते जा रहे हैं और यंग ज्यादा आ रहे हैं। पहले तो जरा मिडिल एज के ज्यादा आते थे, अब यंग भी बहुत ज्यादा एडमिट होते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है? आप लोगों ने कोई इस लिहाज से कोई आप लोगों की है पॉलिसी कि आप किस तरह के जो मरीज हैं उनको एडमिट करेंगे, या फिर आप लोगों का जो रिहैब सेंटर है वो किस तरह काम कर रहा है? जी देखिए, हमारे पास वो फैमिलीज आती हैं जो जिनको पता होता है कि उनके बच्चे ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गए और वो उनके जो लाइफ है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, चाहे वो फिजिकली सेहत भी उनकी डाउन हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं, घर की चीज़ें बेचना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर घरों से गायब रहते हैं। तो इस तरह की फैमिलीज जिनको पता लग चुका होता है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्शन में चले गए, फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ाहिर है हम ड्रग टेस्ट करते हैं उनका, हम देखते हैं कि कौन सा ड्रग उनका यूज़ हो रहा होता है, उस हिसाब से हम फिर उनको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में डालते हैं, मेडिकेशंस पे डालते हैं, उनकी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी करते हैं ताकि वो निकलने के बाद दोबारा नशा ना करें। सही। अच्छा, आपने बताया कि जब वो आते हैं तो आप उनका टेस्ट करते हैं कि कौन सा ड्रग ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा ड्रग है जो कि कराची में अभी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके पास उस लिहाज से जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं? आइस और चर्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, तो आप लोग इसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं? आप लोगों के पास डॉक्टर्स हैं या फिर किस तरह से आप लोग इलाज करते हैं? हमारे पास पूरी टीम होती है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास डॉक्टर, ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में बहुत ही अहम हिस्सा है। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देके डिटॉक्सिफाई करते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपी होते हैं जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी वजह जानने की कोशिश करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम खराब होती है उसको सही करने की कोशिश करते हैं, और इनको एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैप्स प्रिवेंशन के तरीके सिखाते हैं ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद दोबारा से नशे की आदत में ना पड़ें। जो भी वजूहात हैं उनको एक हेल्दी तरीके से हैंडल करें, और ये हमारे यहाँ पर ज़्यादातर काम होता है। सही। अच्छा अली रऊफ साहब, मुझे ये भी बताएगा, चूंकि आप लोगों का इंटरेक्शन इस तरह के पेशेंट्स के साथ या ड्रग एडिक्टेड लोगों के साथ रहता है, तो आपको पता है कि इनको किस तरह डील करना है, या फिर आप लोगों को क्या कुछ रिक्वायर्ड है जो आप कर सकते हैं, या कितनी आपकी कैपेसिटी है? आप क्या समझते हैं हुकूमती लेवल पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और किस चीज़ की अशद ज़रूरत है? हुकूमती लेवल पे मैं जो समझता हूँ वो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत होने चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो, चाहे वो फैमिलीज हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी सिचुएशन है जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको बेहतर करना चाहिए। नंबर 3, गवर्नमेंट फंडेड रिहैब्स होने चाहिए ज़्यादा, ताकि अगर कोई बंदा इस बीमारी में फंस गया है तो उसको अच्छा और सस्ता ट्रीटमेंट मिल सके। नंबर 4, जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए सो दैट दे कैन डू देयर वर्क मोर एफिशिएंट। सही।
अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि स्टूडेंट्स हैं या फिर यूथ है जो कि अभी नशा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, जो केसेस आपके पास आते हैं उसमें आपको क्या पता चलता है कि वो ड्रग उन्हें कहाँ से मिलता है? क्या वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको इजीली अवेलेबल है? क्या हो क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों के पास अवेलेबिलिटी तो है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि अवेलेबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं से उनको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। चाहे वो पुराने दोस्त कर रहे होते हैं, दूसरे दोस्त कर रहे होते हैं, सीनियर्स कर रहे होते हैं, बड़े कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी जगह या ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों के पास से इंफॉर्मेशन आती है कि भाई हमें वहाँ बिक रहा था, वहां से मिल गई। लोगों को पता होता है। अब तो सुना इंटरनेट पे भी मिलना शुरू हो गई है। तो अवेलेबिलिटी तो है, ऑब्वियसली हर जगह है, सबको पता है कि हाँ मिलती है। तो सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल। हाँ, जी जी कहिए। आइस का नशा जो है ना, वो जरा स्टिमुलेंट है। वो जरा ज्यादा अट्रैक्ट करता है यंग को, क्योंकि वो आपको एक्टिव करता है माइंड को ना। तो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी के लिए, शॉर्ट टर्म एक्टिवनेस के लिए वो ज्यादा इस्तेमाल होता है आइस। फिर वो आइस के चक्कर में ज्यादा फंस जाते हैं। तो आजकल जो देखा जा रहा है, यंग जनरेशन ज्यादातर आइस इस्तेमाल कर रही है। सही। अच्छा, मेरा इस हवाले से आखिरी सवाल आपसे ये है कि इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो काउंसलिंग के लिहाज से आप लोगों के क्या इनिशिएटिव्स हैं? और दूसरा, हम शुरू से देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट होती है ऐसे नो टू ड्रग्स, हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ ये बिल्कुल आम होती जा रही है, इसमें सोसाइटी में क्या लैकिंग ऐसी है जो कि इन स्टूडेंट्स को या बच्चों को इस तरफ राग़िब कर रही है? आप क्या समझें? देखिए, एक तो नंबर वन, जैसे मैंने कहा कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और अवेयरनेस बहुत कम है। तो हम भी यही करते हैं, हमारी भी कोशिश ये होती है। जैसे आज बैठे हुए तो अवेयरनेस ही कर रहा हूँ ना मैं, जिस तरह टीवी पे जितना मेरी कैपेसिटी है उतना होने की, स्कूल कॉलेजेस में जाके जितनी अवेयरनेस दे सकें कि ये शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदेमंद लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये भयानक है। एंड तो उसका मौत की तरफ ही लेके जाता है। तो जितनी अवेयरनेस यूथ में फैला सकते हैं ताकि वो पहली दफा ही इसको ना करें और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनको पहले से पता हो, तो फिर तो शायद हमारी यूथ थोड़ा सा पीछे हट जाए इसको ट्राई करने से या टेस्ट करने से। मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, कैंपेन्स चलानी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए और उनको पता चले कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे, लिहाजा वो उससे पहले ही बचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दी। नाज़रीन, अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से कराची शहर में। वेलकम बैक नाजरीन। अफसोसनाक वाक़या जो कि कराची में पेश आया, जब जान के मुहाफ़िज़ ही जान के दुश्मन बन जाएं तो इंसान क्या करे, कहाँ जाए, किसके सामने फरियाद करे। बहुत ही अजीब सूरत हाल है। कराची में ये वाक़या पेश आया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से शहरी की हलाकत का केस है। इसमें गिरफ्तार 3 पुलिस एहलकारों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। और ये अफसोसनाक वाक़या गुलिस्तान जौहर में पेश आया। एक शहरी जिसने हाथ हिलाया, वेव किया, पुलिस वालों को ये लगा कि शायद इसने गन निकाल ली है। मुझे 15 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते, आप लोगों से बात करते, आप लोगों को ऐसे वाक़यात बताते। बार रहा हम इस पॉइंट पर बात कर चुके हैं, क्या पुलिस वालों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती या क्या वजह है कि उनसे इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए खुरम गुलजार नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं, जिनसे मैं बात करूंगी और जानूंगी कि आखिर ये क्या वाक़या पेश आया और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। खुरम, आगाह कीजिएगा। जी, ये गुज़श्ता शाम का वाक़या है जब आमिर जो है वो अपने एक दोस्त हमीद के साथ जो है वो अपने एक भाई के घर जाने के लिए निकले थे कि उन्होंने जब गुलिस्तान जौहर मोड़ से जब ये गाड़ी टर्न की है नौमान एवेन्यू की तरफ जाने के लिए, जहाँ इनके अहमद इनके भाई रिहाइश पजीर हैं, इसी दौरान इनका कहना ये है कि हमीद का बयान भी, वीडियो बयान भी सामने आ गया है। उनका कहना ये है कि हम आपस में बातें करते हुए जा रहे थे कि इस दौरान हमें इल्म नहीं हुआ कि हमें किसी एहलकार ने रुकने का इशारा किया है। जैसे ही उन्होंने गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ टर्न की है तो इसी दौरान जो है वो पुलिस एहलकार पीछे से आए हैं और उन्होंने आमिर की टांग पे जो है वो गोली मारी है। इस दौरान आमिर ने ये अल्फाज ही अदा किए कि मुझे क्यों मार रहे हैं, और गोली नहीं मारे मुझे। लेकिन इस दौरान पुलिस एहलकार जो एक थे उन्होंने एक स्ट्रेट फायर किया जो कि आमिर के सीने पे लगा, जो जिससे उनकी मौत हुई। जिसके बाद जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और 2 SSPs को जो है वो इंक्वायरी के लिए फौरी तौर पर तैनात कर दिया गया। इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में ये बात साबित हो गई कि पुलिस एहलकारों की जो गफलत थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और तीनों एहलकारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उनको अदालत में पेश किया गया, जिनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। साथ ही
आमिर की हलाकत की खबर जब उनके घर पे पहुंची है तो एक कोराम बरपा था उनके घर पे। 4 माह की उनकी बेटा है और 15 माह कबल ही उनकी शादी हुई थी। साथ ही ये बात पता चला और वो फिशरी में काम करते थे, जिसके बाद ये सारा वाक़या हुआ। आज दोपहर में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आए थे। जी ठीक है खुरम गुलजार, बहुत शुक्रिया आपका। तशवीशनाक सूरत हाल है कराची में। डाकू और एडिशनल IG की बेहिसी है। कराची में एक तरफ डाकू शहरियों को जान से मार रहे हैं, वहीं पुलिस कार्रवाई के बजाय सिर्फ और सिर्फ दावों पर गुजारा कर रही है। जिसका काम दर्द की दवा करना था वही दर्द देने लगे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ कायम की गई शाहीन फोर्स की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है। पुलिस चीफ ने कमांडो ट्रेनिंग याफ्ता होने का दावा किया, मगर दावे की कलई गुज़श्ता शाम गुलिस्तान जौहर के फ्लैट में खुल गई। आपने खबर सुनी खुरम गुलजार से। नवंबर में डिफेंस फेज़ 5 के वाक़े ने भी फोर्स की कारकर्दगी पर कई खदशात को जन्म दिया था। शहर कायद में आए रोज़ शहरियों का लुट जाना, कत्ल होना आम सी बात है। शहरी अब घर से निकलते हुए भी 1000 बार सोचते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं कि शाम को वो घर वापस सही सलामत पहुँचेंगे भी या नहीं। लेकिन कराची पुलिस सब ठीक है, सब कंट्रोल है का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। क्या कहते हैं लोग? जितने भी ग्रुप्स में देखते हो सोशल मीडिया में ये लोग यही कहते हैं कि अभी तक बढ़ ही रहे हैं, मतलब कम तो कहीं नहीं हो रहे। और उल्टा लास्ट वीक में यही देख रहा था कि वायलेंट ही हो रहे हैं ज़्यादातर। मतलब कि पहले फिर भी एक इंसानियत का फैक्टर होता था कि लोग छोड़ देते थे या हल्की सी, मतलब कि अब तो डायरेक्ट गोली मार देते हैं अपेरेंटली। ये बहुत मतलब कि अब इंसानियत तो ख़त्म हो रही है लोगों के अंदर। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कमी आई है, उल्टा बढ़ चुकी है। जैसे हम यहाँ फुटपाथ पर आराम से इजीली नहीं बैठ सकते अपने शहर के अंदर, और कराची शहर का बहुत बुरा हाल है। घर के बाहर भी बैठने से जो है मुतासिर हो गए हैं, कहीं आने जाने से मुतासिर हो गए हैं। जगह जगह पे जो है बहुत मसला हो रहा है। कहीं हम बाइक खड़ी करके जा नहीं सकते, उसके लिए रखवाली के लिए एक बंदा ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई है। कमी बिल्कुल भी नहीं है सर, कमी किसी सूरत भी नहीं है। साल 2022 के आप वाक़यात उठा के देख लें, आए दिन जो है वो मोबाइल छीने जाते हैं, आए दिन जो है वो लोगों को उनकी कीमती अशिया से महरूम कर दिया जाता है। कमी किसी सूरत भी नहीं हुई है। ये सूरत हाल है जनाब। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मसाइल को बोल TV उजागर करे तो बोल अवाम की आवाज़ में आप देख सकते हैं कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर अभी शो हो रहा होगा जिस पर अपनी वीडियोस आप बनाकर भेज सकते हैं। अपने इलाके के मसाइल, अपने मसाइल आप उजागर करने के लिए हमें प्रॉपरली वीडियोस बना के भेजें अपने नाम के साथ, अपने एड्रेस के साथ, और जो भी मसला आप उजागर करना चाहते हैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाएं। बोल आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएगा, आपका हम आवाज़ होगा, आपके इस मसले को उजागर करेगा। नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी वीडियो आप बनाकर भेज सकते हैं। यकीनी तौर पर बोल TV इस मसले को उठाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।